फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्ते। तो दोस्त, अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये पूरा कर लिया हुआ है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा हुआ है उसका उपयोग करके हम क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये अभी हमें देखना है। सो लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। Besides those questions, I am going to give you here the explanation of some other questions which lie under the chapter sequence of tenses. Now, see, whatever we have learned, we have already come to know the sequence of tenses. So let us see here first what are the answers and how we come to the conclusion to the correct answers when we know the structure of sentence well. Okay? तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें इसमें सबसे पहले मतलब मैंने 2008 से लेके 2022 तक जितने भी सीडीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बेस पर जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं। तो चलो सबसे पहले वही चैप्टर देखने वाले हैं हम, वो है द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ओके, सी द फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम 2017। फर्स्ट एग्जाम जो हुई है सीडीएस का उसमें से है। सी हियर, no one knows as to why he did it or who was behind his doing it। अभी यहाँ पर ये तो पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली क्वेश्चन प्रेपोजिशन पर भी आ सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई ये तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन दिखता है, तो चलो हम ये भी मान सकते हैं कि ये प्रेपोजिशन का है। बिसाइड दैट हम ये भी कह सकते हैं कि ये जिरन के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्यों है, कैसे है, क्या है, वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सी नाउ, नो वन नोज मतलब किसी को भी पता नहीं है एज टू व्हाई ही डिड इट, मतलब उसने ये क्यों किया हुआ है। सी, नो वन नोज एज टू व्हाई ही डिड इट, बराबर है। यहां पर देखिए आपको ये तो समझ में आ गया, ये है मेन क्लॉज। ओके, और रूल क्या है, let the main clause be any sentence, that means any kind of sentence, let it be interrogative or let it be assertive। Here you find that this is assertive sentence। Now see here, this is nothing but this is a preposition। Okay, that means this question might be based on preposition। what is the rule of this preposition? as to ये preposition का रूल क्या है, as to के बाद में कभी भी वेदर आना नहीं चाहिए। यहां पर बाकी कोई भी WH वर्ड्स अगर होंगे तो क्वेश्चन इज सपोज टू बी करेक्ट। ओके, तो ये सबसे पहले इसका रूल हो गया ना। उसके बाद में देखिए यहां पर ये जो क्लॉज है, दिस एंटायर क्लॉज, दैट मींस पार्ट बी और पार्ट सी, दिस इज नथिंग बट दिस इज, यू से इट एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी रूल क्या है, मेन क्लॉज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहने दो या असर्टिव सेंटेंस रहने दो, सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड बी ऑलवेज इन असर्टिव टाइप। मतलब यहां पर इंट्रोगेटिव टाइप की रचना यहां पर चलने वाली है नहीं। तो यहां पर यही दिख रहा है हमें, देखिए इंट्रोगेटिव टाइप में क्या होता है, WH वर्ड होता है, उसके बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, जो भी हमें यहाँ पर टेंस नहीं तो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले रहेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब और बाकी सेंटेंस बाद में। सो दिस इज नथिंग बट इट इज इंट्रोगेटिव टाइप स्ट्रक्चर। बट इन केस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज वी वांट हियर ओनली assertive टाइप सेंटेंस। So see, if you want to make it assertive, you should write it like this way: why he did it। Okay, so here we come to know that yes, this is also correct। Now see, here we didn't find any mistake, here also we could not find any mistake। Now we will go to next। Now the next part is, or who was behind his doing it। Now reading this particularly part you might get confused because here you are finding he's doing। अभी ये रूल हो गया जिरन का। जिरन का रूल क्या है, अभी ये जो हीज है, वी आर गोइंग टू लर्न दिस अहेड, हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं ये हीज वगैरह क्या है। अभी आपको इतना तो पता है ये क्या है। देखिए तो दोस्तों, ये क्या है मालूम है, इसे कहते हैं
possessive adjectives. और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का रूल है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स मतलब कौन से हैं मालूम है? ये सब देखिए, माय, और, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सब जो है ना ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और इनका रूल क्या है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन ही लगता है। और ये जो जिरंड होता है, जिरंड एक टाइप का नाउन होता है, इसके लिए हिज के बाद में डूइंग चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वर्ब को आईएनजी लगाने के बाद में जो फॉर्म होता है जिरंड, ये एक्चुअली क्या होता है? वर्बल नाउन होता है, मतलब वर्ब से बनाया हुआ नाउन। ओके, इसके लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। मतलब ये पूरा समझने के बाद में आपको ये समझेगा कि यहां पर किधर भी एरर नहीं है। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द अनदर क्वेश्चन, टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग एंड नो ट्रबल इज देयर। और एरर हमें ढूंढनी है। देखिए, मतलब एक तो समझ में आना चाहिए, बहुत इजी है। देखिए, टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री, मुझे एक ऐसे देश का नाम बताओ जहां पर हर कोई नागरिक है वो कानून का पालन करने वाला है और वहां पर कोई भी ट्रबल नहीं है। अब यहां पर एरर ढूंढिए। अभी यहां पर टेल मी द नेम ऑफ, यहां पर तो ये बराबर दिखता है, क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। नेम ऑफ अ कंट्री, ये भी सही है, ये भी सही है। वेयर, ये भी एकदम सही है, मतलब जहां पर। एवरी सिटीजन, ये भी बराबर है, क्योंकि एवरी के बाद में यहां पर सिंगुलर है, तो एवरी के लिए इज लगाना पड़ता है, तो ये भी बराबर है। लॉ अबाइडिंग, ये भी बराबर है। अभी मतलब यहां पर ए और बी में कुछ भी गलती नहीं है। नाउ वी विल गो टू सी पार्ट वेयर देयर इज एरर। नाउ व्हाट इज द एरर? सी, देयर के जो भी सेंटेंसेस हम लोगों ने सीखे हुए हैं उस समय हम लोगों ने देखा हुआ है, देखिए कि देयर के सेंटेंसेस में देयर ये हमेशा पहले होता है, बराबर है। तो मतलब ये एक्चुअली सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, एंड देयर इज नो ट्रबल। अगर ये रहेगा तो ये बराबर आ जाएगा। मतलब क्या है? सी पार्ट इज रॉन्ग, तो हमारा ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा? सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई होप दैट द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम बट इट डिडंट, नो एरर। अभी देखिए यहां पर एरर ढूंढनी है। सबसे पहले ए पार्ट में हमें दिख रहा है आई होप दैट, मतलब मुझे आशा थी। यहां पर ये सिंपल पास्ट में, मतलब मेन क्लॉज इज इन सिंपल पास्ट। नाउ सी व्हाट इज द रूल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, या कोई भी मेन क्लॉज इफ इट इज इन पास्ट देन every subordinate clause should always be in corresponding past. Now here we find that this is in simple future. Simple future में ये है और ये past में है, तो हमें इसका past करना पड़ेगा। और simple future का भी जब भी हम past करते हैं तो एक तो हमें should नहीं तो would लेना पड़ता है। तो यहां पर हमें इसके बदले में वुड लेना पड़ेगा, और अगर ये वुड हम लेंगे तो दिस पार्ट विल गेट करेक्ट वन। ओके, तो यहां पर हमें गलती मिली है बट इट डिडंट, ये तो सही है क्योंकि ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो ये तो सही है। तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स है क्या? देखिए बी में। नेक्स्ट देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन why did Rajgopalachari resign from the Congress in 1940? अभी यहां पर see we have to use again the rules of indirect questions. क्या होता है indirect rules में? First you have to find whether the main clause is assertive या interrogative. So here you find that this is assertive one, and the next thing is that this is in simple present. That means
it is in present tense. Okay, and whenever the main clause in present tense, there can be any kind of tense and helping verbs. बराबर है, in subordinate clause. तो यहाँ पर क्या है, पास्ट है तो पास्ट तो चलने वाला है ही, बिकॉज हियर इट इज इन प्रेजेंट. सो प्रेजेंट के बाद में यहाँ पर पास्ट भी चल सकता है और फ्यूचर भी सकता है. बट द थिंग इज दैट, सी व्हाट इज द थिंग हियर, द सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बी असर्टिव टाइप कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर असर्टिव टाइप कंस्ट्रक्शन है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड के बाद में हमें यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है. सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? सिर्फ डिड ही होता है. बराबर है, वो यहां पर है. उसके बाद में सब्जेक्ट है, और डिड जब रहता है तो उसके पहले हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. तो सबसे पहले यहां पर सेकंड फॉर्म है, मतलब ऐसे भी गलत है. बट करेक्ट क्या होना चाहिए वो भी हमें मालूम होना चाहिए. तो ये क्या होना चाहिए? Why did राजगोपालाचारी रिजाइन, इसके बदले में यहां पर सिर्फ डिड नहीं होना चाहिए. फिर ये सेंटेंस बराबर आएगा. क्यों? ये जो इंट्रोगेटिव टाइप की जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें असर्टिव बनानी पड़ेगी. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज रॉन्ग. बाकी इसमें तो कुछ गलती है नहीं, मतलब हमारा आंसर है बी. नेक्स्ट देखिए, I did not know where they were going. बराबर है, मुझे मालूम नहीं था वो कहां जा रहे थे. Not could I understand, और मैं समझा भी नहीं था. क्या? Why had they left so soon? वो इतने जल्दी क्यों निकले थे. ओके, अभी इसमें एरर है या नहीं देखना है. सबसे पहले हम लोग जाएंगे ए पार्ट में. यहां पर आपको दिख रहा है आई डिड के बदले बाद में ये भी बराबर है. यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में बराबर है. Where they were going, यहाँ पर भी बराबर है. क्यों? यहाँ पर असर्टिव टाइप की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है, इसलिए बराबर है. अगर ये where were they going ऐसे रहता था तो ये गलत होता था. नेक्स्ट, ये शायद आपको गलत लग सकती है, लेकिन वी आर गोइंग टू लर्न दिस काइंड ऑफ रूल अहेड. तो हमें यहाँ पर इतना ही समझ रूल ध्यान में रखना है. वो क्या? कोई भी नॉट, नेवर या नेगेटिव मीनिंग का कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस की शुरुआत में होता है तो उसके बाद में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ही सब्जेक्ट. ऐसी ही वाक्य रचना होती है. तो यहां पर देखिए, नेगेटिव मीनिंग का वर्ड आया तो उसके बाद में सहायकारी क्रिया चाहिए, तो कुड यहां पर आ गया. उसके बाद में सब्जेक्ट, बाद उसमें कुड के लिए जो चाहिए वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट मींस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो यहां पर है. तो यहां पर ये सही है. ओके, अभी देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन के रूल यहां पर कैसे काम में आए. देखिए, हम लोगों ने ये तो देख लिया, मोस्टली सब लोगों को अगर ये रूल मालूम नहीं रहेगा तो ये गलत लगेगा, लेकिन एक्चुअली गलती है कहां पर? यहां पर है. देखिए, Why had they left so soon? अभी यहां पर ये तो हमें समझ में आ गया, ये मेन क्लॉज है. तो ये मेन क्लॉज के बाद में जो भी यहां पर इसके बाद में सेंटेंस आने वाला है वो क्या होना चाहिए? असर्टिव होना चाहिए, असर्टिव टाइप. यहां पर अंडरस्टैंड, ये इसका मेन क्लॉज है, और अंडरस्टैंड के बाद में ये है, तो यहां पर भी ऐसे ही आना चाहिए. Why they had left so soon. ठीक है, तो हमारा आंसर है सी. नेक्स्ट, her relatives could not explain to us. देखिए, her relatives could not explain to us why did not she come for the wedding as she was expected. अभी देखिए, her relatives could not explain to us. सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमें यहां पर ये ध्यान में रखना है. एक्सप्लेन के बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर यहां पर रहता है तो वहां पर टू लगाना बहुत ही जरूरी है. जैसे अगर मैं यहां पर कहूं आई एम एक्सप्लेनिंग रूल्स, मतलब यहां पर एक्सप्लेन के बाद में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये सही है, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, मतलब यहां पर अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक्सप्लेन के बाद में टू लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेन के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल सीडीएस में, एसएससी में, सब में आते हैं। एक्सप्लेन का ये रूल ध्यान में रखिए। ओके, तो हमें देखना क्या है, दिस पार्ट इज आल्सो करेक्ट। नाउ वी विल गो टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए वही है वापस, ये मेन क्लॉज आपका कोई भी रहने दो, यहां पर ये असर्टिव है, लेकिन जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें असर्टिव टाइप की ही स्ट्रक्चर चाहिए। यहां पर क्या दिख रहा है, देखिए WH वर्ड, वापस यहां पर ऑक्सिलरी दिख रही है, ये तो डिड के लिए कम बराबर है, लेकिन ये सेंटेंस क्या चाहिए, व्हाई शी डिड नॉट कम। समझ में आ रहा है, यहां पर डिड है, यहां पर कम है, ये तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो वी हैव टू रिटर्न दिस वन। सो वी आर रिटर्निंग द सेम नेगेटिव सेंटेंस, बट वी हैव टू जस्ट चेंज द स्ट्रक्चर। व्हाट वाज दैट, instead of why didn't she, we have to take why she didn't come for the wedding. Okay, now the sentence will be, this one will be the correct one, but there is part in the error B, so our answer is B. Okay, बाकी यहाँ तो as she was expected, ये सब सही हो गया। Next, I have no news from him for a long time, no error। यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर इधर सी चाहिए और यहाँ पर डी चाहिए। ओके, थोड़ा पेन दूसरा ले लेता हूं। ओके, अभी देखिए, आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस फर्स्ट, what you have to know, what you have to recall is that we have learned this one. What is this? Have. Have can be used as main verb and it can be used as an auxiliary. बराबर है, हम लोग दोनों तरीके से have का यूज कर सकते हैं। Now here in this sentence, and we have already learned in the structure of sentence that have can be used in both ways. That means either as main verb or as an auxiliary. When it is an auxiliary, it always takes some verb or any verb after it. But if it is main verb, then it doesn't take any verb. So here you find that there is no verb at all. So that means here it is a verb. बराबर है, हम लोगों ने सीखा हुआ है। देखिए, मैं जब ऐसे कहता हूं I have a book, इसका मतलब यहां पर ये ऑक्सिलरी नहीं है, यहां पर ये मेन वर्ब है। और जब मैं ऐसे कहता हूं I have read a book, अभी यहां पर ये have जो है ये ऑक्सिलरी है। क्यों? have के बाद में अगर वर्ब रहेगा तो वो ऑक्सिलरी बन जाती है। ठीक है, नाउ यहां पर देखिए, I have no news from him, उससे मुझे कुछ भी न्यूज नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से। अभी ये जो हैव का मेन वर्ब जैसा जो भी एप्लीकेशन है वो जब हम लोगों ने सीखा तभी हमने सीखा हुआ है, whenever you find any phrase, that means time phrase, whenever you find any time phrase of for and since in the sentences where be and have are used as main verbs, you must use only and only either perfect present or perfect past. So the same rule has to be applied here. See now, here we find here this is the phrase. क्या phrase है? For a long time. और for और since की अगर phrase रहेगी और जब be और have मेन वर्ब जैसे यूज किए जाते हैं तो वहां पर एक तो परफेक्ट प्रेजेंट चाहिए, परफेक्ट पास्ट चाहिए, और यहाँ पर है ये सिंपल प्रेजेंट। इसका मतलब यही सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, I have had, उसके बाद में no news from him for a long time, मतलब have had चाहिए।
ऐसे यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है ए। ओके, इट वॉज अ ग्रेट लॉस इंडीड, वो सही में एक बहुत बड़ा नुकसान था। बट हाउ फार ही इज टू बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन उसको और कितना ब्लेम करना है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं इतना श्योर नहीं हूं। अभी यहां पर क्या है, देखिए ये क्लॉज है और ये लॉस होने के बाद में यहां पर इसको ब्लेम करने वाले हैं, मतलब ब्लेम करना, कितना और ब्लेम करना है। यहां पर ये एक हो गया, ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है और ये भी मेन क्लॉज है, बराबर है। लेकिन आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मतलब मैं इतना पक्का नहीं हूं किस बारे में कि हाँ वहां पर बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन और कितना उसे ब्लेम करना है, मतलब बट हाउ फार, ये जो है ना, ही इज टू बी ब्लेम्ड, इसके बदले में बट हाउ फार ही वाज टू बी ब्लेम्ड। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस प्रोफेशन। अभी हम लोगों ने देखा हाउ लॉन्ग से हमें क्या समझ में आता है, समय समझ में आता है। और इसके पहले अभी जो हम लोगों ने हैव, ये मेन वर्ब का सेंटेंस देखा था, तभी मैंने आपको रूल बताया था, क्या, बी और हैव, ये जब भी मेन वर्ब जैसे अगर यूज किए जा रहे हैं और उस सेंटेंस में अगर आपको सिंस और फॉर की, सिंस और फॉर की अगर टाइम फ्रेज आपको दिखती है, तो वहां पर आपको हमेशा परफेक्ट टेंस की यूज करना है। ओके, अभी परफेक्ट टेंस यहां पर यूज करना है, हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस प्रोफेशन। ओके, सबसे पहली गलती यह है कि यहां पर एक ही सेंटेंस है, तो इसको हमें एक तो क्वेश्चन में बनाना चाहिए, हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस प्रोफेशन। क्यों, WH वर्ड है, तो कोई भी इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस होता है, वहां पर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, जो भी टेंस हमें लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में अगर नेगेटिव होगा तो नॉट यहाँ पर आएगा, या हेल्पिंग वर्ब को लगाकर आप कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर वर्ब, ऑब्जेक्ट और जो भी है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस प्रोफेशन। अभी यहाँ पर एक तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया, हाउ लॉन्ग ये जो फ्रेज है ये टाइम फ्रेज है, बराबर है, कितने समय तक या कितने समय तुम इस व्यवसाय में हो। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर चाहिए क्या, परफेक्ट प्रेजेंट। तो इसका परफेक्ट प्रेजेंट आर का मतलब बी का अगर हमें परफेक्ट प्रेजेंट करना है, तो हमें एक तो हैव नहीं तो हैज, और उसके बाद में बी का मतलब बी वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है, जो होता है बिन। तो ये हो गया इसका परफेक्ट प्रेजेंट, पास्ट रहेगा तो हैड बीन हो जाएगा, लेकिन हमें आर दिया है तो हमें यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट ही लेना है। तो इसके लिए यही सेंटेंस आएगा कैसे, देखिए ऐसे आएगा, हाउ लॉन्ग, क्योंकि यू है तो यू के लिए हमेशा हैव ही लेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन, तब ये गलत रहेगा, मतलब ये पार्ट गलत है, इसलिए हमारा आंसर है बी। I courteously asked him, मैंने विनम्रता से उसे पूछा, where was he going, वो कहां पर जा रहा था, but he didn't reply, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, और एरर ढूंढिए। सबसे पहले यहाँ पर I courteously asked, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बराबर है। अभी ये क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज के बाद में हमेशा जो भी सेंटेंस रहेगा वो इंटरोगेटिव ही रहता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, तो दैट शुड ऑलवेज बी असर्टिव। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पहले WH वर्ड है, उसके बाद में ये सहायक क्रिया है जो कंटिन्यूअस पास्ट में बता रही है, इसका मतलब ये गलत है, मतलब ये चाहिए कैसे था, वेयर ही वॉज गोइंग, ये रहेगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट, experience had shown that changeover from a closed economy to a mercantile economy, मतलब
अनुभव से हमें ये दिखा हुआ है कि हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था थी, वो पहले बंदिस्त थी, बराबर है। तो अगर बंदिस्त से अगर हम लोग व्यापार उद्यम के लिए जो अच्छी इकोनॉमी हम लोगों ने जो चेंज ओवर की है, हैज प्रेजेंटेड, उसने क्या दिखाया हुआ है, इन ह्यूमन सोसाइटी, हमारे मानव समाज में उसने इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स, असंख्य प्रॉब्लम्स हमें दिखाए हुए हैं, सादर किए हुए हैं, मतलब हमारे सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। अभी यहाँ पर ABCD ऐसे दिया हुआ है। 2019 की ये जो एग्जाम थी वहां पर यहाँ पर ही अंडरलाइन करके ABCD देने के बदले में एक पूरा सेंटेंस दिया गया और उसके बाद में उसी के 4 पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं। तो देखिए ये एक्सपीरियंस हैज शोन दैट, यहाँ पर कुछ गलती है क्या, देखिए एक्सपीरियंस बराबर है, सिंगुलर है इसलिए हैज बराबर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बराबर है और दैट तक भी बराबर है, मतलब ये पार्ट बराबर है। नेक्स्ट देखिए, द चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू मर्केंटाइल इकोनॉमी, मतलब मर्केंटाइल इकोनॉमी हम लोगों ने जो ली हुई है, एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पर चेंज ओवर जो भी हम लोगों ने किया है, यहाँ पर गलती है क्या, तो यहाँ पर भी सही है। द चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी, और फ्रॉम रहेगा तो उसके बाद में टू ही आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू अ मर्केंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड, अब ये पूरा सब्जेक्ट है चेंज ओवर फ्रॉम दिस, तो ये भी सही है यहाँ पर हैज प्रेजेंटेड, क्योंकि ये सिंगुलर है ये पूरी फ्रेज, और उसके बाद में हैज बराबर है, यहाँ पर प्रेजेंटेड भी बराबर है। अभी नेक्स्ट देखेंगे वर्ब, इसके बाद में इन ह्यूमन सोसाइटी इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स। देखिए दोस्तों, कोई भी कंस्ट्रक्शन जब भी होती है तो उस कंस्ट्रक्शन का एक सबसे अहम और इंपॉर्टेंट रूल और सबसे इजीएस्ट रूल यह है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब रहता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट। और व्हाट इज रिमेनिंग पार्ट, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट रिमेनिंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ either of adverbs or adverb phrases, बराबर है ना। रिमेनिंग पार्ट में हमेशा एक तो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं, राइट। अभी यहां पर देखिए वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नाउ हम लोगों ने ये देखा कि दिस वन इज सब्जेक्ट, दैट मींस द होल दिस फ्रेज अप टू हियर इज सब्जेक्ट। नाउ ये सब्जेक्ट के बाद में यहां पर वर्ब बराबर है, अभी इसके बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और यहां पर इन ह्यूमन सोसाइटी और इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये रिमेनिंग पार्ट है। हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस हमें ढूंढने होते हैं तो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू अ वर्ब। क्या क्वेश्चन होते हैं देखिए, when you ask these 5 questions to verbs, then you get always either adverbs or adverb phrases। देखिए यहां पर when we ask question to this verb, from where we find the answer in human society, that means where has innumerable problems this economy presented, तो हमें मिलता है इन ह्यूमन सोसाइटी, दैट मींस ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट, दैट मींस एडवर्ब फ्रेज है। तो हमारी गलती है वो यहाँ पर है, बाकी यहाँ कुछ भी गलती नहीं है। मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे चाहिए था, इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स पहले चाहिए और उसके बाद में इन ह्यूमन सोसाइटी चाहिए। मतलब ये जो पूरी जो फ्रेज है वो एक्चुअली इसके बाद में चाहिए थी। तो ये जो फ्रेज है वो इसके बाद में चाहिए यहां पर इन ह्यूमन सोसाइटी, तो ये पार्ट सही होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक, माई नेबर स्टिल सेम्स हैप्पी। देखिए दोस्तों, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और बेसिक इंग्लिश क्यों सीखा है, तो हम लोगों ने क्यों सीखा है, because we must understand the meaning of the sentence, and when you understand the meaning of the sentence it becomes very easy for you to find an error। now यहाँ पर देखिए क्या है, despite the thrill,
ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक। मतलब डिस्पाइट ये एक्चुअली क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन है हमेशा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, विसंगति दिखाता है, दो घटनाओं में विसंगति। जैसे मैं बहुत रिच हूं लेकिन हमेशा दुखी रहता हूं, है ना विसंगति। क्योंकि अगर कोई रिच है तो वो दुखी कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी जो व्याख्या है सुख की वो सब श्रीमंती में, रिच में बसी हुई है। तो यहाँ पर ये विसंगति यहाँ पर हमें दिख रही है, देखिए कैसे है। तो ये डिस्पाइट जो है ना, यह हमेशा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, एकदम उल्टा मीनिंग। वो बहुत होशियार थी लेकिन फेल होती थी, अरे बहुत होशियार थी और फिर भी वो फेल होती थी, मतलब ये कैसे चलेगा। तो ये जो विसंगति है दिखाने के लिए डिस्पाइट का यूज किया जाता है। मतलब डिस्पाइट बीइंग वेरी क्लेवर शी ऑलवेज फेल्स। देखिए वही सेंटेंस मैंने इंग्लिश में सिर्फ बनाया, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। तो यहां पर हमें यही दिख रहा है, मतलब डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते में उसने जो लॉटरी जीती हुई है, तो अभी लॉटरी जीतने के बाद में वो कैसे होना चाहिए, खुश होना चाहिए ना। लेकिन लॉटरी लास्ट वीक में उसने जीतने के बाद में भी, वो थ्रिल होने के बाद में भी, देखिए माय नेबर इज स्टिल सेम्स हैप्पी, मतलब हैप्पी नहीं होना चाहिए, यहां पर अनहैप्पी होना चाहिए। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर सेंटेंस का हमें मीनिंग समझेगा तो हमें तुरंत समझेगा कि यहां पर गलती है। एक्चुअली यहां पर हैप्पी के बदले में अनहैप्पी आना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर है, मतलब वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस और नॉट। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यू इमीडिएट गेट द आंसर। ओके, तो आंसर हमारा है डी। नेक्स्ट देखिए, द फैसिनेशन विद गोल्ड at least seems to be a case where traditional belief and modern finance would point the same way। अभी यहां पर देखिए द फैसिनेशन विथ गोल्ड, मतलब आपको मालूम है हमारे समाज में गोल्ड के प्रति एक बहुत बड़ा आकर्षण है, तो उसी का ये सेंटेंस है। तो हमारा जो आकर्षण है वो कम से कम एक ऐसी केस है, ऐसा एक उदाहरण है क्या, where traditional belief and modern finance would point the same way। मतलब मॉडर्न फाइनेंस जो है, आधुनिक अर्थशास्त्र जो है, धन जो है, उसके जो रूल्स है वो मॉडर्न फाइनेंस के रूल्स और ट्रेडिशनल बिलीफ, मतलब हमारी पारंपरिक विश्वास श्रद्धा जो है, वो दोनों भी पॉइंट द सेम वे, एक ही हमें दिखाते हैं क्या, कि गोल्ड का जो फैसिनेशन है ना वो एक बहुत अच्छा एक मासला है, बराबर है। तो यहां पर इधर गलती ये है, यहां पर वर्ब क्यों आएगा, देखिए एक तो फैसिनेशन विद गोल्ड बराबर है, सीम्स टू बी अ केस, यहां पर वर्ब न होने के बाद में यहां पर एक्चुअली ये होना चाहिए, क्या है मालूम है, हमारे प्रोनाउंसिएशन में जो फर्क रहता है ना, वेयर और इसका वर्ड, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है वर्ड, लेकिन हम लोग करते हैं वेयर। तो वेयर और वेयर ये दोनों में हमें कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बाद में देखिए यहां पर वर्ड नहीं रहेगा, वेयर आना चाहिए, वेयर। अभी यह बराबर रहेगा कि हमारे गोल्ड के प्रति जो आकर्षण है कम से कम एक ऐसी केस दिख रही है, वहां पर ट्रेडिशनल बिलीफ, हमारे जो परंपरागत जो श्रद्धा है और मॉडर्न फाइनेंस एक ही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, मतलब यही दिखाते हैं कि देखिए गोल्ड है ना उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है, इसलिए हमारे पास होना चाहिए। और ट्रेडिशनल बिलीफ क्या कहती है, अरे तुम्हारे पास गोल्ड है मतलब तुम धनवान हो। मतलब ये जो बिलीफ और मॉडर्न फाइनेंस वो एक ही तरफ इशारा करता है, ऐसे यहां पर ये सेंटेंस बताता है। बाकी 2008 से 18 का ये तो देख रहे हैं हम लोग, ये इंस्ट्रक्शन एक जो होती है वो इंस्ट्रक्शन मैंने दी हुई है, क्योंकि इसके बाद में अभी हम लोगों को देखना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमेशा इस टाइप की एक इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई आप जो अंडरलाइन पार्ट जो किया हुआ है ना, वो अंडरलाइन पार्ट को नीचे दिए हुए है, मतलब देखिए लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस, बराबर है। अंडरलाइन पार्ट कौन सा है उसके तरफ देखिए, और उसके बाद में यहाँ पर बताया हुआ है बिलो ईच सेंटेंस, उसके सेंटेंस में क्या है,
3 पॉसिबल सिचुएशंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट आर गिवन। देखिए दिया है कि नहीं, पॉसिबल सिचुएशन क्या है ना, वो भी यहां पर दी हुई है। इफ वन ऑफ देम ए बी और सी इज बेटर देन द अंडरलाइन पार्ट, जो भी अंडरलाइन पार्ट है उससे अगर आपको बेटर लगता है ए बी ने तो सी, तो आपको इंडिकेट आपका रिस्पॉन्स है ना वो आंसर शीट में वहां पर दिखाना है कि भाई हमारा आंसर ए है, हमें नहीं बी लगता है या सी लगता है। ओके, इफ नन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशंस इंप्रूव्स द सेंटेंस, और अगर वो आपको तीनों में से कोई भी इंप्रूव करने वाला नहीं लगता है तो इंडिकेट डी एज योर रिस्पॉन्स, मतलब आपका आंसर डी होना चाहिए ऑन द आंसर शीट। दस a no improvement response will be signified by the letter D। ओके, चलो अभी हम लोग आगे जाते हैं। सबसे पहले heavy work has been thrusted on me। अभी देखिए सबसे पहले एक तो मतलब समझ में आना चाहिए, और the most important thing is that when you find any kind of lesson you first immediately know that whether it is in active voice or passive voice, and if it is in active then what is the meaning, and if it is in passive then what is the meaning of a sentence। Now looking at this sentence you come to know that this sentence is in passive voice and the meaning of this must be correct or whether it is correct or not। देखिए heavy work has been thrusted on me, मतलब मेरे ऊपर एक बहुत heavy work है ना वो थोपा गया है, परफेक्ट प्रेजेंट है। ओके, मतलब देखिए हेवी वर्क मुझ पर थोपा गया हुआ है। अभी हेवी वर्क मुझ पर थोपा गया हुआ है मतलब थोपने की क्रिया हेवी वर्क पर हुई है, मतलब ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है वर्क की एक्शन जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, और पैसिव वॉइस में ही इस टाइप के परफेक्ट प्रेजेंट में कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए हैव, हैज, उसके बाद में बीन, और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर ये बराबर है क्या है, मतलब मुझ पर ये बहुत हेवी जो काम है वो थोपा हुआ है, तो यहाँ में सेंटेंस यहाँ पर ही बराबर लगता है। तो ऑफ कोर्स ये अगर यहाँ पर बराबर है तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आना चाहिए नो इंप्रूवमेंट। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर देगा उसकी मीनिंग अगर आपको समझ में आएगा ना तो आपको तुरंत समझेगा, और इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक जो बोलते हैं ना वो बेसिक यही है कि पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक्टिव में कैसे होते हैं, पैसिव में कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। ये एक बार आ गया ना तो आपको ये इजी जाएगा। देखिए अभी हेवी वर्क हैज बीन थ्रस्टेड ऑन मी, यहाँ पर हैज बीन थ्रस्टेड ये सही है या नहीं है, या नो इंप्रूवमेंट में आंसर आएगा, हमें देखना है। तो हैज बीन थ्रस्टेड ऐसे तो हमें बराबर लग रहा है, मीनिंग में हमें बराबर आ गया। हैज बीन के बाद में थ्रस्ट कभी भी नहीं चलेगा क्योंकि वर्ब का जो बेस फॉर्म है वो कभी लगता नहीं है। हैज थ्रस्ट डाउन ये भी नहीं चलेगा क्योंकि हैज के बाद में वापस यहाँ पर V3 होना चाहिए, वैसे तो है ही नहीं। यहाँ पर हैज थ्रस्टेड, यहाँ पर V3 है और ये बराबर भी है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव है और ये जो वर्ब का फॉर्म है ना वो एक्टिव में है। अगर ये यहाँ पर ले लिया तो इसका मतलब ही गलत हो जाएगा। मतलब हेवी काम ने मुझ पर कुछ डाला हुआ है, सौंपा हुआ है, मतलब हेवी वर्क जो है ना वही क्रिया कर रहा है, वो कर्ता बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। हेवी वर्क हैज थ्रस्टेड ऑन मी, मतलब हेवी वर्क ने मुझ पर थोपा हुआ है क्या, लेकिन मतलब ये सेंटेंस ही गलत है। वर्क क्या कोई व्यक्ति है क्या कि जो कुछ भी आपके ऊपर थमाएगा, तो ऐसे हो नहीं सकता है, इसके लिए ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो ये सही है। ओके, नेक्स्ट, he felt sure of his success। थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं। he felt sure of his success मतलब उसे वो अपने यश के बारे में सुनिश्चित है क्या, दो ही वॉज बिगिनिंग टू गेट वरीड, अगर उसे चिंता भी हो रही है तो भी वो यश के बारे में वो निश्चित है। अभी देखिए मतलब यहां पर हिज सक्सेस, इसमें कुछ गलती है क्या, नहीं। अभी हम लोगों ने देखा हुआ इसके पहले, देखिए ये क्या है एक्चुअली, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है, और इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद में हमेशा कोई ना कोई तो नाउन होता है और होना ही चाहिए। और सक्सीड ये वर्ब का, सक्सीड ये वर्ब है
और उसका नाउन बनता है वो है सक्सेस। इससे नाउन जो बनेगा वो है सक्सेस। अभी देखिए हिज और सक्सेस बराबर है, मतलब हिज सक्सीड कभी नहीं चलेगा, बीइंग सक्सीडेड सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हिज यहां पर दिया ही नहीं है। तो ही फेल्ट श्योर बीइंग सक्सीडेड चलेगा नहीं। हिज सक्सेस ये सही है, नो इंप्रूवमेंट यहां पर होना चाहिए, यहां पर ये आना चाहिए, गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ये है आंसर है वो नो इंप्रूवमेंट में ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फ्रेंच। ओके, अभी देखिए दोस्तों ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस पढ़ते समय आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या होगा। यहां पर सबसे पहले हमें ये देखना है ये इंटरेस्टिंग क्या है। देखिए दोस्तों हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखिए स्टोरी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे यहां पर मेरे स्टूडेंट्स है ना इंटरेस्टिंग है, मतलब वो बहुत मजेदार है। इन लर्निंग फ्रेंच वो मजेदार है, मतलब ये नहीं चलेगा। फिर ये क्या चाहिए मालूम है? माय स्टूडेंट्स तो होता है क्या मालूम है? एडजेक्टिव है ना, इंटरेस्टिंग के दो टाइप के होते हैं, एक इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव है और एक इंटरेस्टेड भी है। जैसे अगर मैंने ये कहा, देखिए अगर मैं ऐसे कहता हूं आई एम इंटरेस्टिंग, जैसे देखिए जैसे स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, वैसे मैं भी एक इंटरेस्टिंग पर्सन हूं, मतलब आपको मैं अच्छा लगना चाहिए, बराबर है? तो आई एम इंटरेस्टिंग, जैसे स्टोरी इज इंटरेस्टिंग वैसे आई एम इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर मुझे किसी में इंटरेस्ट लेना है तो मुझे ये कहना पड़ता है आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग ग्रामर, इन टीचिंग ग्रामर, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, मतलब यहां पर इंटरेस्टिंग नहीं चलने वाला है। देखिए माय स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग नहीं, वहां पर आना चाहिए हैव बीन इंटरेस्टेड। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, एक्चुअली ये सेंटेंस है ना वो एडजेक्टिव में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर लिया हुआ है वो सिर्फ इसी के लिए, कोई भी सेंटेंस समझते समय सबसे पहले आपको उसका मतलब मालूम होना चाहिए। अगर एक बार आपको मतलब मालूम हो गया तो आपको आंसर तुरंत मिलता है। तो यहां पर ऑफ कोर्स ये आएगा, आर बी इंटरेस्टेड, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, बराबर है? टीचर ने, अध्यापक ने स्टूडेंट्स को सिखाया क्या? द मून गोज अराउंड द अर्थ। अभी देखिए एक तो सबसे पहले पास्ट है, मेन क्लॉज पास्ट होने के बाद में भी यूनिवर्सल ट्रूथ नेवर गेट्स चेंज, दिस इज द रूल, बराबर है? लेट देयर बी एनी क्लॉज इन एनी टेंस, बराबर है? यहां पर कौन से भी टेंस में मेन क्लॉज रहने दो, द सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ हैज यूनिवर्सल ट्रूथ इट नेवर गेट्स चेंज। तो यहां पर द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स ये सही है, दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ ये भी सही है। मतलब यहाँ पर द मून वेंट अराउंड द अर्थ चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि मून तो चाहते ही है ना अर्थ के, यहाँ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। द मून इज गोइंग अराउंड द अर्थ नहीं चलेगा, मून हैज गॉन भी नहीं चलेगा, मतलब नो इंप्रूवमेंट, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट नो वेयर हैज ही गॉन। अभी वैसे यहाँ पर है मेन क्लॉज क्या है? असर्टिव है। मेन क्लॉज कोई भी रहने दो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव रहने दो या असर्टिव रहने दो। रूल क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो असर्टिव चाहिए। फिर अभी देखते हैं असर्टिव है क्या। तो वेयर हैड ही गॉन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वेयर ही हैज गॉन, हाँ यहाँ पर ये इधर आना चाहिए और हैज इधर जाना चाहिए, तो ये सही में है, तो ये सही आएगा। बाकी वेयर ही हैड गॉन ये असर्टिव में ही है, लेकिन यहां पर सिंपल प्रेजेंट है, तो यहां पर जानबूझकर परफेक्ट पास करने का सवाल ही नहीं उठता है, इसके लिए ये भी नहीं चलेगा, ये आना चाहिए। ओके, मतलब यहां पर ये होने के बाद में भी ये सेंटेंस सही हो सकता है,
लेकिन हमें देखना है हैज ही गॉन चलेगा क्या, नहीं ही हैज गॉन चलेगा, तो यहां पर है नहीं है, इसके लिए ये आंसर सही है। दोस्तों अभी यहां पर हम लोग देखेंगे हर सिस्टर इज अ नर्स एंड शी इंटेंड्स टू बी वन टू। अभी मतलब यहां पर क्या है, देखिए हर सिस्टर इज अ नर्स, उसकी सिस्टर तो नर्स है ही, एंड शी इंटेंड्स, और उसका भी हेतु क्या है, टू बी वन टू, उसके जैसा बने। अभी देखिए particularly this question है ना, this question is based on combining two sentences and making one sentence, that means one simple sentence. So if suppose if you are given two simple sentences or say one compound sentence or one complex sentence, then there is a rule of making a simple sentence. While making a simple sentence of any two simple sentences or compound sentence or complex sentence, first you have to use, or you have to first know whether you can combine and make a simple sentence by using infinitive or participle. So the first step of making that into simple sentence, you have to use infinitive. So what is that infinitive verb, that we are going to learn ahead. But see now I'm going to show you here how they have made this. तो अभी ये कैसे बनाया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया एक सिंपल सेंटेंस बनाया हुआ है, एंड के बाद में यहाँ पर शी इंटेंड्स टू बी वन टू एक सिंपल सेंटेंस है, और वो कैसे बनाते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। यही सेंटेंस में आगे लिख के लिया हुआ है आपको बताने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर ये तो कुछ, इसमें तो कुछ भी गलती नहीं है, तो हम लोग इसको बराबर करेंगे। अभी ये जो सिंपल सेंटेंस है वो एक्चुअली ऐसे है, she intends that she should be a nurse। अभी यही सेंटेंस है ना, वो वैसे मैंने वहां पर लिया हुआ है। खाली इंग्लिश में रूल क्या है, अगर आपने एक बार नाउन पहले वाले सेंटेंस में लिया है तो यू हैव टू यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ दिस नाउन, ओके। तो इसके बदले में यहाँ पर ये वन, ये प्रोनाउन आया हुआ है, इसके लिए अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुड बी वन टू, मतलब उससे भी वैसे ही बनना है। अभी देखिए यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया दैट की कंजंक्शन से ये ज्वाइन किया हुआ है, इसमें मतलब दो सेंटेंसेस यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, बराबर है। अभी ये जो ज्वाइन किए हुए सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और जब भी शुड का कोई भी सेंटेंस अगर कॉम्प्लेक्स करना है तो वहां पर कॉम्प्लेक्स होगा, और हमें अगर उसको सिंपल सेंटेंस करना है तो वहां पर इंफिनिटिव वर्ब का यूज करना पड़ता है, मतलब टू और उसके बाद में वर्ब, ये हमें यूज करना पड़ता है। जैसे यहां पर उसका रूल ऐसे है कि जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा तो उसको सिंपल करते समय आपको सबसे पहले देखना है कि ये दोनों भी, मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये और ये दोनों भी सब्जेक्ट एक है क्या है। तो अभी आपको अगर दोनों सब्जेक्ट एक रहेंगे तो यहां पर क्या करना होता है, यहां पर दैट ओमिट करना होता है, ये भी ओमिट करना होता है, ये भी ओमिट करना होता है, और यहां जो भी वर्ब रहेगा उसका इंफिनिटिव लेना पड़ता है। मतलब यही सेंटेंस अभी कैसे हो जाएगा, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं शी इंटेंड्स, ये पूरा निकल गया और इसको टू लगाना है, टू बी वन टू, ओके। और एक सेंटेंस दिखाता हूं, देखिए I want that my son should study honestly। अभी यहां पर भी मैंने वही किया है, शुड का एक सेंटेंस, जैसे यहां पर बताया शुड का सेंटेंस लिया हुआ है, और ये शुड का सेंटेंस जब मैं लेता हूं तो ये शुड के सेंटेंस करते समय मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले देखना है कि दोनों का सब्जेक्ट एक है क्या। यहां पर अलग अलग है, अगर अलग है तो इसको वापस लेना पड़ेगा, लेकिन शुड तो दिख रहा है तो हमें इसको निकालना है और इसको भी निकालना है। मतलब यही सेंटेंस मैं ऐसे कर सकता हूं, देखिए
आई वॉन्ट, उसके बाद में माई सन, उसके बाद में इसको इन्फिनेटिव लगाने का है, टू स्टडी ऑनेस्टली। ओके, तो अगर उसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए तो भी हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं पीछे। तो यहां पर शी इंटेंड्स टू बी 1-2 ये सही है, मतलब यहां पर दिस इज द प्रोफेशन शी इंटेंड्स नहीं चलेगा क्योंकि ये सेंटेंस सही नहीं होगा। हर सिस्टर इज अ नर्स एंड दिस इज द प्रोफेशन शी इंटेंड्स नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये गलत है या सही है देखना है। हर इंटेंशन इज द सेम प्रोफेशन, ये भी नहीं चलेगा। शी इंटेंडिंग, शी के बाद में आईएनजी नहीं आना चाहिए तो ये भी गलत है, मतलब यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। और क्यों नो इम्प्रूवमेंट है वो अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर सेंटेंस वो कैसे बनाया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एज यू लुक अक्रॉस स्ट्रीट, जब आप रास्ते पे देखते हो, लाइटेड विंडोज कैन बी सीन, मतलब आपको खिड़की की रोशनियां दिख सकती है। अभी देखिए, एज यू लुक अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब आप जब भी देखते हो तो आपको ये दिखाई देगा, मतलब आपको ये दिखाई देगा, ऐसे आना चाहिए। यहां पर हुआ है क्या मालूम है, यहां पर पेपर सेटर ने यहां पर पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। एक्चुअली पैसिव वॉइस ही गलत नहीं है, लेकिन आपने यहां पर एज यू लुक अक्रॉस स्ट्रीट मतलब आप जैसे देखते हो रास्ते पर तो आपको ही दिखाई देगा ना, तो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इंस्टेड यू हैव टू राइट द सेम इन एक्टिव फॉर्म, दैट मींस दिस वर्ब शुड बी मेड इनटू एक्टिव। मतलब यू सॉ लाइटेड विंडोज नहीं चलेगा, लाइटेड विंडोज मे बी सीन, इंस्टेड ऑफ कैन बी यहां पर मे भी लिखा है तो दोनों का मतलब तो एक ही हो गया, नहीं चलेगा। तो यहां पर ये आना चाहिए, यू कैन सी लाइटेड विंडोज। अभी देखिए, एज यू लुक अक्रॉस स्ट्रीट मतलब आप जब रास्ते पर देखते हो, यू कैन सी लाइटेड विंडोज, आपको वो दिख सकती है, मतलब ये सेंटेंस बराबर है। ओके, द ओनली बिट ऑफ रिलीफ फॉर द विक्टिम्स हैज बीन द इंक्रीज इन कॉम्पेंसेशन, मतलब वो जितने भी विक्टिम्स थे, मतलब जो पीड़ित थे, तो उनके लिए राहत थी। क्या? हैज बीन द इंक्रीज इन कॉम्पेंसेशन, मतलब उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है ना उसमें इंक्रीज हुआ है। मतलब इस सेंटेंस भी कैसे आ जाएगा, देखिए, द ओनली बिट ऑफ रिलीफ फॉर द विक्टिम्स, मतलब विक्टिम्स के लिए, वो जो पीड़ित थे उनके लिए एक ही रिलीफ थी क्या? हैज बीन द इंक्रीज इन कॉम्पेंसेशन, वो क्या? तो उनको एक मुआवजे में उन्हें बढ़ोतरी मिली है, वृद्धि मिली है। अभी देखिए, वेयर हैविंग नहीं चलेगा, हैज बीन के बदले में हैव बीन तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि द ओनली बिट ऑफ रिलीफ ये एक्चुअली मेन सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैज ही सही होता है। एक्चुअली ये सही नहीं है, मैं खाली इसके लिए हैज चलता है वो बता रहा हूं, बाकी हैव बीन भी नहीं चलेगा। अभी देखिए, ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। देखिए, द ओनली बिट ऑफ रिलीफ फॉर द विक्टिम्स, बराबर है, पीड़ितों के लिए एक ही थोड़ी रिलीफ जो मिली थी वो क्या थी? वाज दैट they were given the increase in compensation, कि उनको मुआवजे में थोड़ी वृद्धि मिली थी, तो इसलिए ये सही आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या होते हैं ये तो आपको पता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वही रूल हम लोगों ने सीखा हुआ है। जब भी कोई भी मेन क्लॉज अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो उसके बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट चाहिए, बराबर है, ये सबसे मेन रूल। मतलब क्या? मेन क्लॉज इफ इट इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देयर कैन बी एनी टेंस और एनी हेल्पिंग वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, but if the main clause is in past then you have to make the subordinate clause always in corresponding past. That means instead of using shall you have to use should or would, instead of using is you have to use was, instead of using am you have to use was, instead of using has नहीं तो have you have to use had. Okay, so ऐसा वहां पर एक रूल है जो आपको सबको पता है, नहीं पता होगा तो यही रूल हम लोगों ने इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सीखा हुआ है। अभी उसी के बेस पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, देखिए पहले
When the plane landed, जब प्लेन ने लैंड किया, जमीन पर आया, he found that, मतलब वो जो भी पायलट था वो जब भी प्लेन लैंड हुआ उसे मालूम पड़ा क्या, वन ऑफ द विंग्स इज डैमेज बाय अ शेल, जो तोफ वाला होता है या बम गोला जो होता है उससे एक विंग डैमेज हुआ है। अभी देखिए यहां पर ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बराबर है, लेकिन जब प्लेन लैंड हुआ तो उसे मालूम पड़ा, मतलब ये भी पास्ट में है ये भी पास्ट में है, बराबर है। अभी ये मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है और ये पास्ट में है, बराबर है, क्योंकि इधर कंजंक्शन आपको दिखाई दे रहा है और एनी सेंटेंस beginning with conjunction is always subordinate clause. That means this subordinate clause has this main clause which is also in past. Abhi, when this is in past, now see, the next sentence must always be in corresponding past. That means instead of is here, you have to use either was or had been. Abhi, which one is correct? Of course, you must find that this is a wrong part. That means our answer must always be our answer is here C. अभी देखिए यहाँ पर इज चाहिए या हैड बीन चाहिए, यह हमें आगे जाकर टेंस में समझने वाला है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ he found that one of the wings is damaged by a shell, मतलब ये दोनों भी क्या है, दो एक्शंस जो है, दो एक्टिविटीज जो है वो पास्ट की है, और जब कोई भी दो एक्शन पास्ट की होती है तो द फर्स्ट एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए एंड द सेकंड एक्शन दैट मींस व्हिच टुक प्लेस रिसेंटली, दैट एक्शन शुड बी इन सिंपल पास्ट, बराबर है, आप जिसको इंडेफिनिट पास्ट कहते हो, मतलब ये इंडेफिनिट पास्ट में है तो यहां पर आना चाहिए हैड बीन, तो सही सेंटेंस ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिस्टर जोशी वाज हाउएवर श्योर, मतलब मिस्टर जोशी जो थे ना वो श्योर थे क्या, दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस, एक्चुअली व्यवहार में वो जो कल्पना है वो चलने वाली है नहीं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर वॉज है, मतलब ये सिंपल पास्ट है, जोशी के लिए वॉज मतलब सिंगुलर के लिए वॉज चलेगा तो ये सही है। दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क, वुड भी सही है क्योंकि यहाँ पर विल का पास्ट किया हुआ है और विल का पास्ट वुड सही है, उसके बाद में वर्क का बेस्ट फॉर्म चाहिए वो भी वहां पर है, तो ये भी पार्ट बराबर है, ये भी पार्ट बराबर है, यहाँ पर इन प्रैक्टिस ये भी बराबर है। हाँ, यहाँ पर प्रैक्टिस में ये ध्यान में रखिए, जब सी रहेगा स्पेलिंग में तब वो नाउन रहता है, और जब यहाँ पर एसी रहेगा मतलब अगर ऐसे रहता था प्रैक्टिस तो ये वर्ब होता था, और वैसे यहाँ नहीं दिया है, मतलब प्रैक्टिस वगैरह जो वर्ड्स है, एडवाइस है, प्रोफेसी है, इस टाइप के वर्ड हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पर सी है मतलब ये भी सही है, मतलब यहाँ पर नो एरर, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द टैक्सी दैट विल टेक द फैमिली टू हरिद्वार, मतलब टैक्सी जो हरिद्वार फैमिली को लेके जाने वाली है, बराबर है, विल टेक लेके जाएगी, हैड टू बी रेडी एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग, नो एरर। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो व्हेन यू आर सेइंग नेक्स्ट मॉर्निंग दैट मींस you are indicating future tense, and here also in the main clause there is future. Now when you know that these both tenses are correct, here you may find that this one is in past. देखिए, जो टैक्सी फैमिली को हरिद्वार ले जाएगी वो अगले मॉर्निंग को 6 बजे तैयार होनी ही चाहिए, मतलब यहां पर मस्ट चाहिए, लेकिन मस्ट जब आप यूज करते हैं तो ये मस्ट अगर पास्ट में यूज करना है तो मस्ट का हैड टू किया जाता है, और मस्ट अगर फ्यूचर में यूज करना है तो वहां पर विल हैव टू यूज करना पड़ता है। इसके लिए द टैक्सी दैट विल टेक द फैमिली टू हरिद्वार
will have to be ready. इसके बदले में ये भी चल सकता है, has to be ready. क्यों? क्योंकि टाइम टेबल है और टाइम टेबल में प्रेजेंट भी चलता है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ पर कुछ भी चलेगा. ओके, तो हमें इतना ही मालूम होना चाहिए ये गलत है, तो हमारा आंसर है ऑफ कोर्स बी. नेक्स्ट देखिए, she inquired whether anyone had seen her baby. No error. मीनिंग तो बहुत इजी है, आपको तुरंत इसमें गलती भी समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सही है, वेदर भी बराबर है, एनीवन बराबर है, हैड सीन ये गलत है. क्यों? यहाँ पर ये पास्ट है, और ये पास्ट जब रहता है तो यहाँ पर आपको पास्ट लेना चाहिए. ओके, इसलिए यहाँ पर गलती है सी में. नेक्स्ट देखिए, द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग. बराबर है, मतलब बॉस ने उन्हें एक पुरानी कहावत के बारे में याद दिलाया. क्या? दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी. बराबर है कि ऑनेस्टी एक बहुत अच्छा सद्गुण है. एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, दैट दे हैड बेटर बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क, और वो अपने काम अच्छा तरीके से करे. ओके, प्रामाणिक रहे अपने काम में, ऑनेस्ट रहे. अभी देखिए, सबसे पहले यहां पर ये सिंपल पास्ट है, लेकिन कोई भी कहावत जो होती है वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होती है. जैसे ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आना चाहिए. इसलिए गलती यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर कुछ भी गलती है ही नहीं, तो हमारा आंसर है बी. नेक्स्ट देखिए, द चेयरमैन मेड इट क्लियर एट द मीटिंग. मतलब मीटिंग में चेयरमैन ने क्लियर कर दिया. सिंपल पास्ट है, हमें सब पढ़ते पढ़ते ही ये सब ध्यान में लेना है. दैट ही विल नॉट स्टेप डाउन, कि वो उतरने वाला है नहीं. क्या? यहाँ पर देखिए पास्ट है, हमें तुरंत यही पर समझ में आ गया, यहाँ पर वुड आना चाहिए. मतलब वो नीचे उतरेगा नहीं फ्रॉम हिज पोजीशन एट चेयरमैन. उसकी जो चेयरमैन की पोजीशन है उससे वो नीचे नहीं आएगा, उतरेगा नहीं, इस्तीफा नहीं देगा. तो यहाँ पर सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर विल के बदले में वुड चाहिए, तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स है बी. नेक्स्ट देखिए, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स. पास्ट है. क्या? दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ. वापस यूनिवर्सल ट्रूथ है. बराबर है, मून गोज अराउंड द अर्थ. मतलब यहाँ पर वेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट आएगी. हमारा आंसर है नो इंप्रूवमेंट. तो फ्रेंड्स, अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये दो चैप्टर जो है, एक्चुअली चैप्टर एक ही है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, लेकिन उसमें जो दो पार्ट्स है वो इसके पहले वाले जितने भी सीडीएस के एग्जाम हुए थे 2008 से लेके, मतलब पिछले 15 साल के मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स है वो टॉपिक वाइज इकट्ठा किए, और वहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर एक बार हमें बेसिक सीखने के बाद में इसका उपयोग कैसे होता है. The structure of sentence is so important that without it you cannot understand the real meaning of English sentences. Once you come to know, once you understand the meaning of the sentences, it becomes very easy to find out the errors. Even it is not easy here, but suppose if you want to, there is one question that you have to arrange the sentences, you know, S1, S6 and PQRS. In particularly those kind of questions, what happens, you are unable to make the sense. Why? The thing is that you are unable to find the sequence of the activities, the actions, the meanings of the sentences, and you cannot arrange in order. The same thing happens, or you may take some time, or you may take a longer time even while solving jumbled sentences, and it is only because you are unable to find the correct meaning of the sentence and the arrangement of the sentences, how the sentences are framed. The sentences are framed usually in the order, that is first subject, then verb, then object, and then remaining part. Besides that, you must learn other kinds of sentences. Those other kinds of sentences are taught in my written English course. That course had not yet been launched, but I am going to launch that course also very soon. But if really you are able to understand the meaning of the sentences, you find everything is very easy.
इजियर एंड इजिएस्ट। तो दोस्तों एक बार ये सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये करते रहिए। हर हर टॉपिक के बाद में मैं आपको इस टाइप के जितने भी ग्रामर के वहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों उसके पहले मैं उसी की पीडीएफ जो वहाँ पर हर लेक्चर के बाद में दे रहा हूँ उसको डाउनलोड कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आंसर्स लीजिए तो आपको समझ में आएगा वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स और नॉट, whether you are comprehending everything or not. If you are comprehending it very well, if you are able to understand all the lectures and all the grammar rules very well, then it becomes and it will be very easier for you while appearing the exam, while facing the exam. Okay, तो दोस्तों ये पर्टिकुलरली टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा कर लीजिए, इतनी ही मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।